हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारे पिछले वीडियो में यूपी टेट का 2017 वाला जो एग्ज़ाम पेपर था वो हमने सोल्व किया था हिंदी का। ठीक है, तो देखिए आज यूपी टेट 2016 वाला पेपर जिसमें हम ले रहे हैं हिंदी को भाषा फर्स्ट। ठीक है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक और संबंध कारक। तो इसने ये पूछा है कि सही आंसर इन चारों में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा क्या हो गया, बिल से अलग हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने या निकलने आदि का जो होता है आपके भाव प्रकट होता है, वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। ठीक है, तो कौन सा कारक आ जाएगा आपका, अपादान। क्यों, क्योंकि चूहा बिल से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32, अत्याचार में अत्याचार शब्द में उपसर्ग होगा। आ उपसर्ग, अति उपसर्ग, अत उपसर्ग या अत्या। तो अत्याचार शब्द को आप चाहो तो तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, तो तोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अति प्लस आचार। यह आएगा आपका अति प्लस आचार। तो अति प्लस आचार से क्या बन जाएगा आपका वापस से अत्याचार। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, जो आगे जुड़ा यानी कि अति उपसर्ग। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, तीसरा अति उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बालदी विशाल, विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलीबे को काल रसना पसारी है। ठीक है, चार ऑप्शन है, उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास या फिर अनुप्रास और यमक। ठीक है, तो इसमें आपके होगा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए मतलब ज़रूरी है आपके लिए। मतलब जहाँ पे इस शब्द का उपयोग होता है जानो, मानो, मनो, वा, इस प्रकार का, तो वहाँ उत्प्रेक्षा हो जाता है। तथा ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके मानो शब्द आया। ठीक है, ये मानो शब्द, उसके बाद ये ब वर्ण का क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीटेशन, ब, विशाल, विकराल और लंकली लीबे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में इसने पूछा है कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो यह आएगा आपका विभाव। क्वेश्चन नंबर 35, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है। ठीक है, करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा आपका, शांत रस। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल बात कही जा रही है, ज्ञान की बात कही जा रही है, तो इसमें कौन सा रस होगा, शांत रस। ठीक है, उसके बाद देखिए शांत रस हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी, ये तो दोनों सेम लिख दिए। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा। अच्छा, यहाँ पे बिंदी नहीं है खरीदी में, और यहाँ पे इसने बिंदी लगा रखी है, यहाँ बिंदी नहीं है खरीदी में। ठीक है, ऊपर वाले फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में खरीदी में यहाँ पर आपकी ये बिंदी लगा रखी है इसने। थर्ड में राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदा। ठीक है, अब इसने खरीदी को खरीदा कर दिया, और राम ने एक थैला और दो पुस्तक खरीदे। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। ठीक है, खरीदी, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव तो महाधन उत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव क्या हो जाएगा आपका सही संधि विच्छेद, महाधन उत्सव। अब यहाँ हो क्या रहा है, देखो महा में क्या आ रहा है आ, और उत्सव में क्या आ रहा है, पहला वर्ण उ आ रहा है। ठीक है, आ के बाद उ आ रहा है, तो अ या आ के बाद उ या उ आएगा। ठीक है, तो उ का क्या हो जाता है ओ, तो अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आएगा, तो क्या हो जाएगा ओ। कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा महाधन उत्सव।
चौमासा में समास है, ठीक है, चौमासा। 4 ऑप्शन, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो चौमासा में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। 4 शब्द आ रहा है ना, तो चौमासा, चौमासा यानी कि 4 महीनों का समूह, तो 4 शब्द आ गया, तो क्या हो जाएगा? द्विगु। 39 में देखिए, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या चीज़ आवश्यक नहीं है भाषा शिक्षक में होना? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान और रसायनों का ज्ञान। तो भाषा शिक्षक को रसायनों से क्या मतलब, ठीक है, तो उसे रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ये आपके विज्ञान के शिक्षक के लिए आवश्यक है या फिर केमिस्ट्री के शिक्षक के लिए आवश्यक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने दिया है कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपरोक्त सभी। तो इसमें होगा आपका सही आंसर उपरोक्त सभी। 41 देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो इसमें से आंसर होगा 3rd ऑप्शन, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो वो क्या होगी? उपयोगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्र में देशभक्ति, नीति, हास्य और वीरता जैसी भावनाओं को जो जागृत करने वाली कविताएं होती है वो उपयोगी होती है, ठीक है। जो आपके बेसिक या मूल प्रवृत्तियों को बढ़ाने, नैतिकता आदि को बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है, वो वाली कविताएं ज़्यादा उपयोगी होगी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाद से संबंधित जो कविताएं होंगी वो थोड़ी सी आपके साहित्य के स्तर की हो जाएगी, जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ी सी चली जाएगी, तो वो प्राथमिक स्तर पर उतनी प्रभावशाली नहीं होगी, ठीक है। तो उनको हम वहाँ पर काम में नहीं लेंगे। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या डॉक्टर हरदेव बाहरी, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका डॉक्टर हरदेव बाहरी। हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ डॉक्टर हरदेव बाहरी ने लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपके 42 क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले 43 पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी पूछा जाएगा और संस्कृत में भी पूछा जाएगा कि भाषा सिखाने का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो भाषा सिखाने का सही क्रम होगा आपका सेकंड वाला, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। LSRW ये होगा आपका लिसन, S फॉर स्पीक, R फॉर रीड या रीडिंग और W फॉर राइट लिखना, ठीक है। तो ये लिसन यानी कि सुनना, स्पीक यानी बोलना, रीड यानी पढ़ना और राइट यानी लिखना, ठीक है। तो ये भाषा कौशल के नियम भी होते हैं 4 भाषा कौशल के स्तर नियम जो भी बोला आप, ठीक है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 44 लेखन से संबंधित नहीं है, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का अंग, आँखों से कागज की दूरी। तो लेखन से कौन सी चीज़ संबंधित नहीं होगी? शुद्ध उच्चारण, ठीक है, क्योंकि आपको लिखते समय उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, बिना उच्चारण किए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुर को तजी डारो, किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, रस खान या मीराबाई। तो ये किसकी है? आपके रस खान की पंक्ति है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन से नहीं पूछेगा ये रीट में, यूपी टेट में पूछता है, उनके सिलेबस में दिया होगा, लेकिन अपने सिलेबस में उपन्यासकार और उनकी रचनाएं नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? यही इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा अपन से, ठीक है। तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो।
अब आ जाओ 47 पर, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो ये तो देख लेते हैं। आचरण की सभ्यता के निबंधकार होंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका सरदार पूर्ण सिंह। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, ये पूछ सकता है। विरासत शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ या फिर मूल्य से प्राप्त। तो पुरखों से प्राप्त वस्तु क्या होगी, आपकी विरासत कहलाएगी। ठीक है, पुरखों से प्राप्त संपत्ति हुई, धन हुआ या कुछ भी हुआ तो वो पुरखों से प्राप्त माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निर्बल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। सुदृढ़, सबल, बाहुबली या समुन्नत। तो क्या हो जाएगा, सबल। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। मौलिक उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, परीक्षा, गुरु। तो ये श्रीनिवास द्वारा 1882 ईस्वी में रचित एक उपन्यास था जो कि था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु था आपका प्रथम मौलिक उपन्यास। तो परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी का। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। बनारस, दिल्ली, लखनऊ या जबलपुर। तो ये होती है आपके लखनऊ से प्रकाशित होती है तद्भव पत्रिका। ये ध्यान रखिएगा, शायद पूछ ले वो आपसे। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कटहल, कड़वा, काष्ठग्रह या कंठफल। तो कटहरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, काष्ठग्रह। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है इसने कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव यानी कि हिंदी वाला शब्द। तो अंधेरा, प्रकाश, चंद्र या रात्रि। तो कौन सा हो जाएगा, अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 54, आँख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आँख एक नहीं कजरोटा 10 और 10। व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। तो क्या आएगा, व्यर्थ के आडंबर करना। आँख एक नहीं और कजरोटा 10-10 यानी कि आँख एक भी नहीं है और उसमें लगाने वाले पहनने वाले आभूषण 10-10। ठीक है, तो व्यर्थ का आडंबर यानी कि झूठा दिखावा। कुछ लोकोक्तियाँ या मुहावरे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल झट से समझ में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो इसमें से छांटना है हमें कि पुल्लिंग कौन सा होगा। रात, बात, गीत और मात। तो वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो आप। इसमें गीत शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, जैसे राम नहीं, राम तो थोड़ा गलत हो जाएगा। कविता, कविता ने गीत गाया था। तो ये था आया ना, यहाँ पे था आया ना। तो ये था का मतलब है ये गीत गाया था। तो ये गाया शब्द आया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे था आया है, क्योंकि आगे तो स्त्रीलिंग है। अगर स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ पे आता तो ये थी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किसके अनुसार आया है, ये गीत गाया। तो ये गाया के अनुसार आया। तो गाया के अनुसार क्या आया था, अगर थी आता तो गाया भी क्या हो जाता, आपका स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। तो क्या हो जाएगी, इसमें मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण होगा। मेरा घर इसी शहर में है, तो ये इसी शब्द की वजह से होगा जो भी होगा। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिमाण बोधक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब इसने इसी शब्द बोला है ना। अभी जैसे मान लो ये बोलता मेरा घर कोटा शहर में है, कोटा शहर में है, तो ये कोटा के स्थान पर इसने सर्वनाम काम में लिया इसी। ठीक है, इसी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में इसने पूछा है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का।
तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य का। ठीक है, इसमें क्यों क्या हो रहा है कि एक तो साधारण वाक्य हो, ठीक है, और उस पर आश्रित एक दूसरा उपवाक्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे की योजक शब्द है। अब की से पहले पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अगर मैं इससे प्रश्न करूँ फर्स्ट वाले से, तो क्या पूछूंगा कि पिता ने क्या समझाया, तो वो बोलेगा सदा सत्य बोलना। ठीक है, तो यानी कि ये दूसरा वाला जो उपवाक्य है वो पहले वाले के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। उसके बाद कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण होगा, यानी कि किस वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ होना चाहिए। उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किए हुए उपकार को मानने वाला क्या होता है आपका कृतज्ञ होता है, और जो नहीं मानता वो क्या होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वही श्रृंगार 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 4 बार लिखा हुआ है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन से वाले में है, फर्स्ट वाले में। ठीक है, ये बिंदी इस पे आएगी फर्स्ट वाले पे, इसने ग पे लगा दी। यहाँ पे श्रृंगार, इसमें ये श्र जो था ये बड़ा वाला बना दिया इसने, और श्रृंगार। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो ये हो गया आज का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।